क्या हम इंसान फाइनली भगवान बन चुके हैं? जिस तरह भगवान ने अपने एक अंश से हम इंसानों को बनाया, रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने भी एक कैंसर पेशेंट की जान बचाने के लिए उसका एक मिनी क्लोन बनाया, यानी एक असली इंसान का हूबहू कॉपी, ताकि ओरिजिनल पेशेंट की बॉडी कीमोथेरेपी से कैसे रिएक्ट करेगी इसे वो टेस्ट कर सके। पर आखिर ये छुटकू सा ह्यूमन क्लोन यानी इंसानों का कार्बन कॉपी दिखता कैसे? क्या वो अब जिंदा भी है? और ह्यूमन क्लोनिंग तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में तो बैंड है ना, इलीगल है। Known cloning techniques to actually create a human being is untested, unsafe, and morally unacceptable. So, ऐसा कौन सा लूप होल है जिसकी मदद से ये साइंटिस्ट और इवन अब तो कुछ कंपनीज तक सीक्रेटली ह्यूमन क्लोन्स बना रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इनमें से कितने ही क्लोन्स आज हमारे बीच में कहीं पर सीक्रेटली रह रहे हैं? मॉडर्न साइंस ना आज कितना एडवांस हो चुका है, हमें से कितने लोगों को तो इसकी जरा सी भी खबर नहीं है। और ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बस सिर्फ एक झलक थी। यूके की एक पीएचडी स्टूडेंट एलेक्सिया लोपेज ने तो रिसेंटली ब्रह्मांड का एक ऐसा विशाल मेगा स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है जिसे फिजिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। इस विशाल स्ट्रक्चर का नाम है द बिग रिंग, और ये कैसे हमारी यूनिवर्स की समझ को एक कदम और आगे बढ़ाएगा, इसे हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जितनी तरक्की आज विज्ञान बड़े स्केल पर कर रहा है ना, उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी तो माइक्रो स्केल पर डेवलप हो चुकी है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना, कैसे ये स्प्रिंग जैसी दिखने वाली सूक्ष्म सी चीज अपने आप ही तेजी से घूम रही है, और कैसे वो एक सुस्त स्पर्म यानी कि वीर्य को पकड़कर एग के अंदर घुसा रही है। जानते हो ये चीज क्या है? ये एक छोटा सा रोबोट, नैनो रोबोट या नैनोबॉट है, जिन्हें साइंटिस्ट ने कैंसरस सेल्स को टारगेट करके मारने के लिए बनाया। अब एग्जैक्टली साइंटिस्ट ये कैसे कर रहे हैं, इसकी टेक्निक भी आप कुछ ही मिनटों में जान जाओगे, एंड यू आर गोइंग टू बी माइंड ब्लोन। पिछले सेंचुरी की तरह ही इस सेंचुरी में भी ऐसे कई सारे कमाल के डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं जो कि दुनिया को आगे बदलने वाले हैं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम में बिजी थे। सो इसीलिए आज का ये वीडियो उन्हीं ग्रेटेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स के नाम है जो इंसानी सभ्यता को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बिग डिस्कवरी, द बिग रिंग। देखो, रात में नॉर्थ की दिशा की ओर अगर आप यहां पर बूटस कॉन्स्टेलेशन और उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के बीच में ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसा बड़ा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसी का नाम है द बिग रिंग। ये इतना विशाल है कि एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसकी चौड़ाई नापने के लिए हमें करीब 13,000 मिल्की वे गैलेक्सीज को एक लाइन में अरेंज करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही बात इसे फिजिक्स के सिद्धांतों के बिल्कुल अगेंस्ट लेकर चली जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। एक्चुअली में साइंस में एक पुराना सिद्धांत है कॉल्ड द कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कहता है कि इस ब्रह्मांड में ऑन अ लार्जर स्केल कोई भी स्पेस यानी कि जगह स्पेशल नहीं होती। हर जगह पर आप ऑलमोस्ट सेम ही चीजें देखोगे और हर जगह फिजिक्स के सभी लॉज भी एक जैसे ही काम करेंगे, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अनुसार आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, जिसने बाय द वे अगर आपको नहीं मालूम तो हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया था, तो उस वक्त विद इन माइक्रो सेकेंड्स एक सिंगल पॉइंट में समाई हुई सारी एनर्जी किसी बॉम्ब से निकले परखच्चों की तरह चारों दिशाओं में फेंकी गई थी, जिससे फिर आगे चलकर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सभी एलिमेंट्स के एटम्स बने। यही वजह है कि अगर आप इस ब्रह्मांड के शुरुआती समय के रेडिएशंस यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, जिसे CMBR बोलते हैं फॉर शॉर्ट, को ध्यान से अगर देखोगे तो वहां भी एक्सेप्ट फॉर सम स्मॉल डार्क स्पॉट्स हियर एंड देयर, आप देखोगे कि ये रेडिएशंस हर तरफ इक्वली फैले हुए हैं। लेकिन अभी जो द बिग रिंग नाम का मेगा स्ट्रक्चर हमें मिला है वो इस कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेशल प्लेस इन द यूनिवर्स जहां पर ब्रह्मांड का एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है। प्लस अगर सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता तो भी ये ठीक था, एक एनोमली हो सकती है, या फिर हम बोल भी सकते थे कि शायद साइंटिस्टों को इससे मापने में कोई गलती हुई हो। लेकिन साइंटिस्ट को ऐसे और भी 3 स्ट्रक्चर्स मिले हैं, क्लाउस कैंपेसानो ग्रुप, द ग्रेट वॉल और द जायंट आर्क, जो लगभग इतने ही बड़े हैं। सो व्हाट नाउ? यू मे आस्क कि फर्क क्या पड़ता है कि कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल डिस्प्रूव हो जाए, इससे क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? दैट्स बिकॉज़ बिना कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के हमारे फिजिक्स के ऑलरेडी टफ कैलकुलेशंस और भी 10 गुना
हार्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पृथ्वी पर आज कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उसे लेट्स से 5 साल बाद फिर से रिपीट करते हो, तो भले ही आपने वो एक्सपेरिमेंट सेम लैब में भी क्यों ना किया हो, उन 5 सालों में हमारी पृथ्वी, वो जिसमें मौजूद है वो सोलर सिस्टम, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और ये गैलेक्सी जिसमें एम्बेडेड है वो लोकल ग्रुप, ये सबकी मूवमेंट मिलाकर हम एटलीस्ट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स मूव कर चुके होते हैं इन स्पेस। अब अगर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल ना हो जो ये कहता है कि हर जगह फिजिक्स के लॉ सेम है, तो हमें पृथ्वी पर किए जाने वाले सभी एक्सपेरिमेंट्स में हमारी स्पेस में जो करंट पोजीशन है उसे भी हर बार कंसिडरेशन में लेना होगा फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशंस, व्हिच बेसिकली मींस इस एक अकेले डिस्कवरी ने हमारी फिजिक्स और यूनिवर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करके रख दिया। एंड नाउ ओनली टाइम विल टेल कि साइंटिस्ट इस यूनिक पॉटहोल से हमें कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट की तरफ, जो है नैनोबॉट्स। एक इंसानी शरीर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। डॉक्टर्स कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कई ऐसी सर्जरीज होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना एक्सट्रीमली मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे कान के बिल्कुल बगल में ही एक पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड ना अगर ट्यूमरस हो जाए और उसे निकालने की नौबत आ जाए तो ऐसी सर्जरी परफॉर्म करना एक्सपीरियंस सर्जन्स के लिए भी एक्सट्रीमली ट्रिकी हो जाता है। अगर गलती से भी ट्यूमर कट करते वक्त ये फेशियल नर्व कट हो गई तो पेशेंट का आधा फेस ही पैरालाइज हो जाएगा। देन सिमिलर डेंजर्स थायराइड ऑपरेशन के दौरान भी होते हैं। गलती से भी अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कट हो गई जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करती है, तो पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। अब यार इंसान तो इंसान ही ठहरे, गलती किसी से भी हो सकती है, और इसीलिए पिछले कई सालों से हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को डेस्परेटली ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो कि लीस्ट इन्वेजिव हो, यानी कि कम से कम चीर फाड़ करने की जरूरत पड़े, जिससे पेशेंट्स बीमारी से ज्यादा ट्रीटमेंट से ही डरने या उसे रिग्रेट करने पर मजबूर ना हो। और इसीलिए रिसेंटली साइंटिस्टों ने ऐसे नैनोबॉट्स बनाए जिन्हें बस अगर किसी ड्रग की तरह आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो बिल्कुल टारगेटेड तरीके से पैरोटिड, थायराइड या कहीं के भी ट्यूमर्स हो उन्हें बिना किसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी के खत्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्पर्म नैनोबॉट फ्यूजन हमने शुरू में देखा, इसको रिसेंटली साइंटिस्ट